आप सुन रहे हैं हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। आइए सुनते हैं यशपाल के द्वारा लिखी हुई कहानी चित्र का शीर्षक। जयराज जाना माना चित्रकार था। वह उस वर्ष अपने चित्रों को प्रकृति और जीवन के यथार्थ से सजीव बना सकने के लिए अप्रैल के आरंभ में ही रानीखेत जा बैठा था। उन महीनों पहाड़ों में वातावरण खूब साफ और आकाश नीला रहता है। रानीखेत से त्रिशूल, पंचचोली और चौखंबा की बर्फानी चोटियाँ नीले आकाश के नीचे माणिक्य के उज्जवल स्तूपों जैसी जान पड़ती हैं। आकाश की गहरी नीलिमा से कल्पना होती है कि गहरा नीला समुद्र ऊपर चढ़कर छत की तरह स्थिर हो गया। उसका श्वेत फन समुद्र के गर्भ से मोतियों और मणियों को समेटकर ढेर का ढेर नीचे पहाड़ों पर आ गिरा हो। जयराज ने इन दृश्यों के कुछ चित्र बनाए, परंतु मन न भरा। मनुष्य के संसर्ग से हीन यह चित्र बनाकर उसे ऐसा ही अनुभव हो रहा था जैसे निर्जन बियाबान में गाय राख का चित्र बना दिया हो। यह चित्र उसे मनुष्य की चाह और अनुभव के स्पंदन से शून्य जान पड़ते थे। उसने कुछ चित्र पहाड़ों पर पसलियों की तरह फैले हुए खेतों में श्रम करते पहाड़ी किसान स्त्री पुरुषों के बनाए। उसे इन चित्रों से भी संतोष न हुआ। कला की इस असफलता से अपने हृदय में एक हाय हाय का शोर अनुभव हो रहा था। वह अपने स्वप्न और चाह की बात प्रकट नहीं कर पा रहा था। जयराज अपने मन की तड़प को प्रकट कर सकने के लिए व्याकुल था। वह मुट्ठी पर ठोड़ी टिकाए बरामदे में बैठा था। उसकी दृष्टि दूर दूर तक फैली हरी घाटियों पर तैर रही थी। घाटियों के उतारों चढ़ावों पर सुनहली धूप खेल रही थी। गहराइयों में चांदी की रेखा जैसी नदियां कुंडलियां खोल रही थीं। दूध के फन जैसी चोटियां खड़ी थीं। कोई लक्ष्य ना पाकर उसकी दृष्टि अस्पष्ट विस्तार पर तैर रही थी। उस समय उसकी स्थिर आंखों के छिद्रों से सामने की चढ़ाई पर एक सुंदर सुघड़ युवती को देखने लगी, जो केवल उसकी दृष्टि का लक्ष्य बन सकने के लिए ही उस विस्तार में जहां तहां सभी जगह दिखाई दे रही थी। जयराज ने एक अस्पष्ट सा आश्वासन अनुभव किया। इस अनुभूति को पकड़ पाने के लिए उसने अपनी दृष्टि उस विस्तार से हटा। दोनों बाहों को सीने पर बांधकर एक गहरा निश्वास लिया। उसे जान पड़ा जैसे अपार पारावार में बहता निराश व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए आने वाले की पुकार सुन ले। उसने अपने मन में स्वीकार किया, यही तो वह चाहता है। कल्पना से सौंदर्य की सृष्टि कर सकने के लिए उसे स्वयं भी जीवन में सौंदर्य का संतोष मिलना चाहिए। बिना फूलों के मधुमक्खी मधु कहाँ से लाए? ऐसी ही मानसिक अवस्था में जयराज को एक पत्र मिला। यह पत्र इलाहाबाद से उसके मित्र एडवोकेट सोमनाथ ने लिखा था। सोमनाथ ने जयराज का परिचय उसकी कला के प्रति अनुराग और आदर के कारण प्राप्त किया था। कुछ अपनापन भी हो गया था। सोम ने अपने उत्कृष्ट कलाकार मित्र के बहुमूल्य समय का कुछ भाग लेने की भ्रष्टता के लिए क्षमा मांगकर अपनी पत्नी के बारे में लिखा था। इस वर्ष नीता का स्वास्थ्य कुछ शिथिल है। उसे 2 मास पहाड़ में रखना चाहता हूँ। इलाहाबाद की कड़ी गर्मी में वह बहुत असुविधा अनुभव कर रही है। यदि तुम अपने पड़ोस में ही किसी सस्ते छोटे परंतु अच्छे मकान का प्रबंध कर सको तो उसे वहां पहुंचा दूं। संभवतः तुमने अलग पूरा बंगला लिया होगा। यदि उस मकान में जगह हो और इससे तुम्हारे काम में विघ्न पड़ने की आशंका ना हो तो हम 1-2 कमरे सबलेट कर लेंगे। हम अपने लिए अलग नौकर रख लेंगे, आदि आदि। 2 वर्ष पूर्व जयराज इलाहाबाद गया था। उस समय सोम ने उसके सम्मान में एक चाय पार्टी दी थी। उस अवसर पर जयराज ने नीता को देखा था और नीता का विवाह हुए कुछ ही मास बीते थे। पार्टी में आए अनेक स्त्री पुरुष के भीड़ भड़क्के में
संक्षिप्त परिचय ही हो पाया था। जयराज ने स्मृति को उंगली से अपने मस्तिष्क को कुरेदा। उसे केवल इतना याद आया कि नीता दुबली पतली छरहरे बदन की गोरी हंसमुख नवयुवती थी, आंखों में बुद्धि की चमक। जयराज ने पत्र को तिपाई पर एक और दबा दिया और फिर सामने घाटी के विस्तार पर निरुद्देश्य नज़र किए सोचने लगा, क्या उत्तर दे। जयराज की निरुद्देश्य दृष्टि तो घाटी के विस्तार पर तैर रही थी, परंतु कल्पना में अनुभव कर रहा था कि उसके समीप ही दूसरी आराम कुर्सी पर नीता बैठी है। वह भी दूर घाटी में कुछ देख रही है या किसी पुस्तक के पन्नों या अखबार में दृष्टि गड़ाए है। समीप बैठी युवती नारी की कल्पना जयराज को दूध के फैन के समान श्वेत, इस फटिक के समान उज्ज्वल पहाड़ की बर्फानी चोटी से कहीं अधिक स्पंदन उत्पन्न करने वाली जान पड़ी। युवती के केशों और शरीर से आती अस्पष्ट सी सुवास वायु के झोंकों के साथ घाटियों से आती बत्ती और सिरिस के फूलों की भीनी गंध से अधिक संतोष दे रही थी। वह अपनी कल्पना में देखने लगा, नीता उसकी आंखों के सामने घाटी की एक पहाड़ी पर चढ़ती जा रही है। कड़े पत्थरों और कंकड़ों के ऊपर नीता की गुलाबी एड़ियाँ सैंडल में संभली हुई हैं। वह चढ़ाई में साड़ी को हाथ से संभाले है। उसकी पिंडलियाँ केले के भीतर के डंठल के रंग की हैं। चढ़ाई के श्रम के कारण नीता की सांस चढ़ गई है और प्रत्येक सांस के साथ उसका सीना उठ आने के कारण कमल की पृष्ठोन्मुख कली की तरह अपने आवरण को फाड़ देना चाहता है। कल्पना करने लगा, वह कैनवस के सामने खड़ा चित्र बना रहा है। नीता एक कमरे से निकली है। आहट ले उसके कान में विघ्न न डालने के लिए पंजों के बल उसके पीछे से होती हुई दूसरे कमरे में चली जा रही है। नीता किसी काम से नौकर को पुकार रही है। उस आवाज़ से उसके हृदय का साए साए करता सूनापन संतोष से बस गया है। जयराज तुरंत कागज और कलम ले उत्तर लिखने बैठा, परंतु ठिठक कर सोचने लगा, वह क्या चाहता है। मित्र की पत्नी से वह क्या चाहेगा। तटस्थता से तर्क कर उसने उत्तर दिया, कुछ भी नहीं। जैसे सूर्य के प्रकाश में हम सूर्य की किरणों को पकड़ लेने की आवश्यकता नहीं समझते, उन किरणों से स्वयं ही हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है, वैसे ही वह अपने जीवन में अनुभव होने वाले सुनसान अंधेरे में नारी की उपस्थिति का प्रकाश चाहता है। जयराज ने संक्षिप्त सा उत्तर लिखा, भीड़ भाड़ से बचने के लिए अलग पूरा ही बंगला लिया है। बहुत सी जगह खाली पड़ी है। सबलेट का कोई सवाल नहीं। पुराना नौकर पास है। यदि नीताजी उस पर देख रेख रखेंगे तो मेरा ही लाभ होगा। जब सुविधा हो आकर उन्हें छोड़ जाओ। पहुंचने की समय की सूचना देना। मोटर स्टैंड पर मिल जाऊंगा। अपनी आंखों के सामने और इतने समीप एक तरुण सुंदरी के होने की आशा में जयराज का मन उत्साह से भर गया। नीता की अस्पष्ट सी याद को जयराज ने कलाकार के सौंदर्य के आदेशों की कल्पनाओं से पूरा कर लिया। वह उसे अपने बरामदे में सामने की घाटी पर सड़क पर अपने साथ चलती दिखाई देने लगी। जयराज ने उसे भिन्न भिन्न रंगों की साड़ियों में, सलवार कमीज के जोड़ों की पंजाबी पोशाक में, मारवाड़ी अंगिया लहंगे में, फूलों से भरी लताओं के कुंज में, चीड़ के पेड़ के तले और देवदारों की शाखाओं की छाया में सब जगह देख लिया। वह नीता के सशरीर सामने आ जाने की उत्कट प्रतीक्षा में व्याकुल होने लगा, वैसे ही जैसे अंधेरे में परेशान व्यक्ति सूर्य के प्रकाश की प्रतीक्षा करता है। लौटती डाक से सोम का उत्तर आया। नीता के लिए गाड़ी में एक जगह रिजर्व हो गई है। उस दिन हाई कोर्ट में मेरी हाजिरी बहुत आवश्यक है। यहाँ गर्मी अधिक है और बढ़ती ही जा रही है।
मैं नीता को और कष्ट नहीं देना चाहता। काठ गोदाम तक उसके लिए गाड़ी में जगह सुरक्षित है। उसे बस की भीड़ में न फंसकर टैक्सी पर जाने के लिए कह दिया है। तुम उसे मोटर स्टैंड पर मिल जाना। तुम हम लोगों के लिए जहाँ सब कुछ कर रहे हो, इतना और सही, हम दोनों कृतज्ञ होंगे। जयराज मित्र की सुशिक्षित और सुसंस्कृत पत्नी को परेशानी से बचाने के लिए मोटर स्टैंड पर पहुंचकर उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। काठ गोदाम से आने वाली मोटरें पहाड़ी के पीछे से जिस मोड़ से सहसा प्रकट होती थी, उसी ओर जयराज की आंख निरंतर लगी हुई थी। एक टैक्सी दिखाई दी। जयराज आगे बढ़ गया। गाड़ी रुकी। पिछली सीट पर एक महिला अपने शरीर का बोझ संभाल ना सकने के कारण कुछ पसरी हुई सी दिखाई दी। चेहरे पर रोग की थकावट का पीलापन और थकावट से फैली हुई निस्तेज आंखों के चारों ओर झाइयों के घेरे थे। जयराज ठिठका। महिला की आंखों में पहचान का भाव और नमस्कार में उसके हाथ उठते देख जयराज को स्वीकार करना पड़ा। मैं जयराज हूँ। महिला ने मुस्कुराने का यत्न किया। मैं नीता हूँ। महिला की वह मुस्कान ऐसी थी जैसे पीड़ा को दबाकर कर्तव्य पूरा किया गया हो। महिला के साधारणतः दुबले हाथ पांव पर लगभग एक शरीर का बोझ पेट पर बंध जाने के कारण उसे मोटर से उतरने में भी कष्ट हो रहा था। बिखरे जाते अपने शरीर को संभालने में उसे ही असुविधा हो रही थी। जैसे सफ़र में बिस्तर के बंद टूट जाने पर उसे संभालना कठिन हो जाता है। महिला लंगड़ाती हुई कुछ ही कदम चल पाई कि जयराज ने एक डांडी को पुकार उसे 4 आदमियों के कंधों पर लदवा दिया। सौजन्य के नाते उसे डांडी के साथ चलना चाहिए था, परंतु उस शिथिल और विरूप आकृति के समीप रहने में जयराज को उबकाई और ग्लानि का अनुभव हो रहा था। नीता बंगले पर पहुंचकर एक अलग कमरे में पलंग पर लेट गई। जयराज के कानों में उस कमरे से निरंतर आ ऊ की दबी कराहट पहुंच रही थी। उसने दोनों कानों में उंगलियां दबाकर कराहट सुनने से बचना चाहा, परंतु उसे शरीर के रोम रोम से वह कराहट सुनाई दे रही थी। वह नीता की विरूप आकृति, रोग और बोझ से शिथिल, लंगड़ा लंगड़ा कर चलते शरीर को अपनी स्मृति के पट से पोंछ डालना चाहता था, परंतु वह बरबस आकर उसके सामने खड़ा हो जाता। नीता जयराज को उस मकान के पूरे वातावरण में समा गई अनुभव हो रही थी। जयराज का मन चाह रहा था बंगले से कहीं दूर भाग जाए। दूसरे दिन सुबह सूर्य की प्रथम किरणें बरामदे में आ रही थी। सुबह की हवा में कुछ खुश्की थी। जयराज नीता के कमरे से दूर बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठ गया। नीता भी लगातार लेटने से ऊब कर कुछ ताज़ी हवा पाने के लिए अपने शरीर को संभाले लंगड़ाती लंगड़ाती बरामदे में दूसरी कुर्सी पर आ बैठी। उसने कराहट को गले में दबा जयराज को नमस्कार कर हालचाल पूछकर कहा, मुझे तो शायद सफ़र की थकावट या नई जगह के कारण रात नींद नहीं आ सकी। जयराज के लिए वहाँ बैठे रहना असंभव हो गया। वह उठ खड़ा हुआ और कुछ देर में लौटने की बात कह बंगले से निकल गया। परेशानी में वह इस सड़क से उस सड़क पर मीलों घूमता इस संकट से मुक्ति का उपाय सोचता रहा। छुटकारे के लिए उसका मन वैसे ही तड़प रहा था जैसे चिड़ी मार के हाथ में फंस गई चिड़िया फड़फड़ाती है। उसे उपाय सूझा। वह तेज कदमों से डाकखाने पहुंचा। एक तार उसने सोम को दे दिया। अभी बनारस से तार मिला है कि रोग शैया पर पड़ी माँ मुझे देखने के लिए छटपटा रही हैं। इसी समय बनारस जाना अनिवार्य है। मकान का किराया 6 महीने का पेशगी दे दिया है। नौकर यहीं रहेगा। हो सके तो तुम आकर पत्नी के पास रहो। यह तार दे वह बंगले पर लौटा। नौकर को इशारे से बुलाया। एक सूटकेस में आवश्यक कपड़े ले। उसने नौकर को विश्वास दिलाया कि 2 दिन के लिए बाहर जा रहा है।
सोम को दी हुई तार की नकल अपने जाने के बाद नीता को दिखाने के लिए दे दी और हिदायत की बीवी जी को किसी तरह का भी कष्ट ना हो। बनारस में जयराज को रानीखेत से लिखा सोम का पत्र मिला। सोम ने मित्र की माता के स्वास्थ्य के लिए चिंता प्रकट की थी और लिखा था कि हाई कोर्ट में अवकाश हो गया है, वह रानीखेत पहुंच गया है। वह और नीता उसके लौट आने की प्रतीक्षा उत्सुकता से कर रहे हैं। जयराज ने उत्तर में सोम को धन्यवाद देकर लिखा कि वह मकान और नौकर को अपना ही समझकर निसंकोच वहां रहे। वह स्वयं अनेक कारणों से जल्दी नहीं लौट सकेगा। सोम बार बार पत्र लिखकर जयराज को बुलाता रहा, परंतु जयराज रानीखेत ना लौटा। आखिर सोम मकान और सामान नौकर को सहेज नीता के साथ इलाहाबाद लौट गया। यह समाचार मिलने पर जयराज ने नौकर को सामान सहित बनारस बुलवा लिया। जयराज के जीवन में सूनेपन की शिकायत का स्थान अब सौंदर्य के धोखे के प्रति ग्लानि ने ले लिया। जीवन की विरूपता और विभत्सता का आतंक उसके मन पर छा गया। नीता का रोग से पीड़ित बोझिल कराहता हुआ रूप उसकी आंखों के सामने से कभी ना हटने की जिद कर रहा था। मस्तिष्क में समाई हुई ग्लानि से छुटकारा पाने का दृढ़ निश्चय कर वह सीधा कश्मीर पहुंचा। फिर बर्फानी चोटियों के बीच कमल के फूलों से घिरी नीली डल झील में शिकारे पर बैठ उसने सौंदर्य के प्रति अनुराग पैदा करना चाहा। पुरी और केरल में समुद्र के किनारे जा उसने चांदनी रात में ज्वार भाटे का दृश्य देखा। जीवन के संघर्ष से गूंजते नगरों में उसने अपने आप को भुला देना चाहा, परंतु मस्तिष्क में भरे हुए नारी की विरूपता के यथार्थ ने उसका पीछा न छोड़ा। वह बनारस लौट आया और अपने ऊपर किए गए अत्याचार का बदला लेने के लिए रंग और कूंची लेकर कैनवस के सामने जा खड़ा हुआ। जयराज ने एक चित्र बनाया, पलंग पर लेटी हुई नीता का। उसका पेट फूला हुआ था, चेहरे पर रोग का पीलापन, पीड़ा से फैली हुई आंखें, कराहट में खुलकर मुड़े हुए होंठ, हाथ पांव पीड़ा से ऐंठे हुए। जयराज यह चित्र पूरा कर ही रहा था कि उसे सोम का पत्र मिला। सोम ने अपने पुत्र के नामकरण की तारीख बताकर बहुत ही प्रबल अनुरोध किया था कि उस अवसर पर उसे अवश्य ही इलाहाबाद आना पड़ेगा। जयराज ने झुंझलाहट में पत्र को मोड़कर फेंक दिया। फिर औचित्य के विचार से एक पोस्टकार्ड लिख डाला। धन्यवाद, शुभकामना और बधाई। आता तो जरूर, परंतु इस समय स्वयं मेरी तबीयत ठीक नहीं। शिशु को आशीर्वाद। सोम और नीता को अपने सम्मानित और कृपालु मित्र का पोस्टकार्ड शनिवार को मिला। रविवार वे दोनों सुबह की गाड़ी से बनारस जयराज के मकान पर जा पहुंचे। नौकर उन्हें सीधे जयराज के चित्र बनाने के कमरे पर लेकर गया। सोम और नीता की आंखें उस चित्र पर पड़ी और वहीं जम गईं। जय अपराध की लज्जा से गड़ा जा रहा था। बहुत देर तक उसे अपने अतिथियों की ओर देखने का साहस ही ना हुआ और जब देखा तो नीता की गोद में किलकते बच्चे को एक हाथ से कठिनता से संभाले, दूसरे हाथ से साड़ी का आंचल ओंठों पर रखे अपनी मुस्कुराहट छिपाने की चेष्टा कर रही थी। उसकी आंखें गर्व और हंसी से तारों की तरह चमक रही थी। लज्जा और पुलक की मिलावट से उसका चेहरा सिंदूरी हो रहा था। जयराज के सामने खड़ी नीता रानीखेत में नीता को देखने से पहले और उसके संबंध में बताई कल्पनाओं से कहीं अधिक सुंदर थी। जयराज के मन को एक धक्का लगा। ओह धोखा! और उसका मन फिर धोखे की ग्लानि से भर गया। जयराज ने उस चित्र को नष्ट कर देने के लिए समीप पड़ी छुरी हाथ में उठा ली। उसी समय नीता का पुलक भरा शब्द सुनाई दिया, इस चित्र का शीर्षक आप क्या रखेंगे? जयराज का हाथ रुक गया। वह नीता के चेहरे पर गर्व और अभिमान के भाव को देखता स्तब्ध खड़ा था। कलाकार को अपने इस बहुत ही उत्कृष्ट चित्र के लिए
कोई शीर्षक न खोज सकते देख नीता ने अपने बालक को अभिमान से आगे बढ़ा मुस्कुराकर सुझाया, इस चित्र का शीर्षक रखिए सृजन की पीड़ा। तो यह थी यशपाल के द्वारा लिखी हुई कहानी चित्र का शीर्षक। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी।